आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक दयानंद पांडे जी लखनऊ से। गुरु जी जय श्री राम। नमस्कार। आपने गुरु जी को हमारे चैनल पे बाबा रामदास जी के साथ पहले भी कई विषयों पर लंबी लंबी चर्चाओं में देखा होगा। गुरु जी का एक मैं छोटा सा परिचय दे देता हूँ। गुरु जी एक पत्रकार होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं और इनकी कविताओं, संस्मरण और लेखों समेत 45 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हैं। गुरुजी मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर समय लखनऊ में बिताया और पत्रकारिता में दिया। गुरुजी सीधे सीधे पॉइंट पे आऊंगा। 80 का दशक और उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बढ़ता हुआ दबदबा, इसकी शुरुआत कहां से हुई और कौन लोग इसके पीछे थे और इसका अंत कहां होगा। आज मैं जब स्पेशली पूर्वांचल को देखता हूं या पश्चिम के वो जिले जो जाट बाहुल है, राजपूत बाहुल्य है, मैं जब उन जिलों को देखता हूं या जब मैं फिर भिंड मुरैना की बात करता हूं, मैं चंबल की बात करता हूं, तो वो चाहे माफिया हो, चाहे डकैत हो, चाहे बाहुबली हो, चुनाव से लेकर आम सामान्य जीवन में भी उनका दबदबा चारों तरफ कायम है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और योगी जी ने इस पर किस हद तक नकेल कसी है, यह मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा। जी गुरु जी। देखिए, क्या है कि माफिया शब्द तो आया करीब बाद में और बाहुबली शब्द भी बाद में आया। उसके पहले सब था गुंडा, लखैरा, बदमाश। ये जो बाद में माफिया कहे जाने लगे, बाहुबली कहे जाने लगे। इसकी शुरुआत 80 से नहीं बल्कि 70 से हुई थी, 70 के दशक में। और थोड़ा सा मैं विषयांतर करना चाहता हूँ कि इसकी जड़ों को खाद पानी हिंदी फिल्मों में बहुत दिया। तो 70 का दशक था और सलीम जावेद का उत्थान था हिंदी फिल्मों में। उन्होंने एंग्री यंग मैन के बहाने, पहले होता था कि फिल्मों में जो खलनायक होता था उसको लोग घृणा की नज़र से, नफरत की नज़र से देखते थे। यही कारण है कि फिल्मों में प्राण जैसे खलनायक से लोग देखते ही दूरी बना लेते थे। प्रेम चोपड़ा को देखते ही दूरी बना लेते थे। रंजीत जैसे खलनायकों से लोग दूरी बना लेते थे और डरते थे। स्त्रियां ही नहीं और लोग भी डरते थे। जबकि उस अपने निजी जीवन में ये जो तीनों चारों खलनायकों के हिंदी फिल्मों के नाम लिए, ये लोग बहुत ही साधारण और बहुत ही विनम्र लोग थे और बहुत ही मतलब जो कहते हैं प्राण के लिए तो कहते हैं शराफत की मतलब पराकाष्ठा थी उनके साथ निजी जीवन में। लेकिन जब सलीम जावेद का 70 के दशक में फिल्मों में हस्तक्षेप बढ़ा तो उन्होंने एक एंग्री यंग मैन की सूरत बनाई। उसमें अमिताभ बच्चन बहुत तेजी से उभर कर, उसके पहले भी लोग थे, सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं। तो उसमें हो गया कि खलनायक ही हीरो बन गया। गलत काम करते हुए, स्मगलर होते हुए भी आप हीरो बन गए। एक फिल्म आई थी दीवार, हाजी मस्तान को उसमें मतलब कैरेक्टराइज किया गया था ऐसे जैसे हाजी मस्तान कितना बड़ा नायक हो। शोले फिल्म आई थी, उसमें गब्बर सिंह, बहुत सारे एक्टर थे, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, तमाम लोग थे। लेकिन पहचान मिली उसमें अमजद खान को गब्बर सिंह की भूमिका से। गब्बर को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। अब मुझे याद है, मैं उन दिनों विद्यार्थी था, पहले कैसेट बिकते थे गानों के। पहली बार शोले फिल्म के डायलॉग्स कैसेट्स में आए और वो डायलॉग भी जो गब्बर सिंह ने बोले थे वो ज़्यादातर आए। गब्बर सिंह के संवादों का कैसेट आ गया था बाजार में, खूब बिक रहा था। ये सलीम जावेद की सफलता तो थी, लेकिन हमारे भारतीय समाज की विफलता थी कि लोग खलनायकों को भी नायक मानने लगे, स्मगलर को भी नायक उसमें भी देखने लगे। खैर, फिल्मों से समाज बनता बिगड़ता भी है। और तो तमाम मैं नहीं कर, जिसे एक समय कहा जाता था साहित्य समाज का दर्पण है। तो तब उसकी अनुभूति ये थी कि जो समाज में घटता है वो साहित्य में आता है।
बाद में सिनेमा समाज का दर्पण नहीं होने लगा, बल्कि समाज का दर्पण सिनेमा होने लगा। सिनेमा देख के लोग सीखने लगे, तमाम छोटे छोटे कस्बों के लोग अमिताभ बच्चन बनने लगे, और उनको नायक बनने में नहीं, उनको स्मगलर बनने में, गुंडा बनने में मजा आने लगा। यही वह दौर था जब भारतीय समाज में भी उथल पुथल थी, सिर्फ फिल्मों के नाते नहीं, और भी। एक समय था कि हम लोग जब विद्यार्थी थे तो किसी गलत आदमी के साथ खड़ा होना छोड़ दिए, उसके साथ नाम जोड़ना भी नहीं चाहता था कोई। जब बाद के समय में देखा, जैसे हमारे गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी थे, उनके साथ लोग सीना तान के फोटो खिंचवाने लगे। और मुख्यतः जो माफिया और बाहुबली का जो दौर आया, फिल्मों ने तो खाद का काम किया, लेकिन जो ठेकेदारी है ना, पहले ठेकेदारी इस तरह नहीं थी। तमाम सरकारी संस्थाएं जो थी खुद अपना काम कराती थी, जैसे पीडब्ल्यू है, सिंचाई विभाग, ये अपने ढंग से काम करती थी। बाद में ठेकेदारी सिस्टम, जो 70 के दशक में ठेकेदारी सिस्टम भी बहुत जोर पर आया। उस ठेकेदारी सिस्टम ने माफिया पैदा किए, बाहुबली पैदा किए। और गोरखपुर में तो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरवाद चला, जबकि वो न ब्राह्मणवाद था न ठाकुरवाद था। सच में ठेका पट्टा का झगड़ा था। वीरेंद्र शाही हरिशंकर तिवारी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। अमर मणि त्रिपाठी हरिशंकर तिवारी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। बल्कि कहा जाता था कि ये दोनों लौंडे हैं इनके, वीरेंद्र शाही और अमर मणि त्रिपाठी। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। लौंडे के कई अर्थ होते हैं, वो अर्थ भी शामिल होता था उसमें। और बाद में ठेके पट्टे का ही झगड़ा जो था, अलग अलग तीनों तीन हो गए। और फिर उसी बीच गोरखपुर में ओम प्रकाश पासी आया। बल्कि और थोड़ा पीछे ले चलूंगा। उत्तर प्रदेश की अगर मतलब माफिया राज की बात आप करना चाहते हैं तो इनफैक्ट गोरखपुर विश्वविद्यालय जब बना, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में माफिया राज का वो सेंटर बना, वही जनक बना गोरखपुर विश्वविद्यालय। हुआ है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में थे महंत दिग्विजयनाथ, और वहाँ कमिश्नर थे सूरत नारायण त्रिपाठी। ये दोनों संस्थापक सदस्य। उसमें आचार्य कृपलानी जैसे लोग थे संस्थापक सदस्यों में। जब बाद के समय में यूनिवर्सिटी की कार्यकारिणी में झगड़े होने लगे और तमाम और चीजें होने लगी, तो दिव्यनाथ के पास गोरखनाथ मंदिर के लठैत हुआ करते थे, और ज्यादातर यादव हुआ करते थे। बाद में ओम प्रकाश पासी भी लठैत बनकर आया, पढ़ा लिखा नहीं था। ओम प्रकाश पासी का एक लड़का आज की तारीख में केंद्र में मंत्री है, मोदी सरकार में। एक लड़का उनका उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक है। ओम प्रकाश पासी की पत्नी भी सांसद रह चुकी है। ओम प्रकाश पासी भी सांसद था, विधायक था, हत्या हुई उसकी। और वो एक समय तिवारी और शाही को भी कवर करने लगा था इस तरह से। और उसके पास वोट बैंक की भी थी और बहुत सारी चीजें थी। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के झगड़े में जब दिव्यनाथ और सूर्यनारायण त्रिपाठी में आमना सामना हो गया, और कई बात सूर्यनारायण त्रिपाठी परेशान हो जाते थे उनके लठैतों के आगे, तो उन्होंने पता किया कि कोई एक अपना भी आदमी खड़ा किया जाए जो बाहुबली हो। तो बहुत ही अच्छा, सूर्यनारायण त्रिपाठी IAS से और कई प्रतिष्ठित पदों पर रह चुके थे, बाद में रिटायर हो गए, लेकिन वो कार्यकारिणी में विश्वविद्यालय के थे। तो फिर उन्होंने जब बहुत पता किया, तो उसके बाद तो हरिशंकर तिवारी दोनों विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और छोटी मोटी गुंडाई करते थे तब। जबकि हरिशंकर तिवारी के पिता जो थे वो पुरोहित थे, पूजा पाठ करने वाले, कथा बांटने वाले। बड़ी कठिनाई से उन्होंने अपने गांव से गोरखपुर भेजा था पढ़ने। लेकिन हरिशंकर तिवारी में दबंगई थी, जैसे कहीं चाय पी लिया, कहीं पान खा लिया तो उसको पैसा नहीं दिया, और अगर पैसा जिसने मारा उसको 2 थप्पड़ मार दिया, लात मार दिया, तो चल दिया। एक गिरोह बनाया उन्होंने 5-7 बच्चों का, विद्यार्थियों का मतलब। तो किसी ने बताया सूर्यनारायण त्रिपाठी को कि देखिए हरिशंकर तिवारी नाम का लड़का है, वो आपके काम आ सकता है। उन्होंने बुलवाया हरिशंकर तिवारी को, बातचीत की और लगा कि हाँ सचमुच को काम का है। अच्छा, हरिशंकर तिवारी अब तो नहीं है, उस वक्त दिक्कत ये थी कि दबंगई भी करते तो विनम्रता भी कूट भरी थी, अतिशय विनम्र जिसको आप कह सकते हैं, मीठा।
बहुत मीठा बोलते थे, काम वो गड़बड़ करते थे मतलब। और अक्सर देखिए ना कि आप पुरानी फिल्मों में याद करिए, के.एल. सिंह, आप तो नहीं देखे होंगे, के.एल. सिंह ये खलनायक बोलते थे, वो भी बहुत मीठे मीठे ढंग से काम करते थे, बहुत विनम्रता से बात करते थे, और हीरो की धज्जियां उड़ा देते थे पूरी विनम्रता। ठीक खिलाड़ तो अमरीश पुरी के समय से आई है ना। तो हर्षंकर तिवारी भी उसी के.एल. सिंह की तरह बहुत विनम्रता से पेश आते थे। और बाद में सूर्यनारायण त्रिपाठी ने हर्षंकर तिवारी को डेवलप किया दिव्य राज के लक्ष्य के खिलाफ, और वो ठीक से उनके पास युवा थे और क्षमता थी, वो खुलकर खड़े हो गए। बाद के समय में उनको शुरू में खर्चा दिया सूर्यनारायण त्रिपाठी ने, उनके जैसे रहने खाने का तमाम, और जो गुंडों के अपने खर्चे होते हैं उसे देने लगे, गिरोह बनाने के जो खर्चे होते हैं। अब मुफ्त में तो गिरोह चलता है ना, अगर 10 लोग आपके साथ चलेंगे तो आपके साथ खाना भी खाएंगे, आपके साथ चाय भी पियेंगे, कहीं रहेंगे भी। अब तो खर्चे बढ़ गए, उस वक्त खर्चे कम थे, नहीं खर्चे तो थे, तब भी थे। अच्छा, तब इस तरह समाज में पैसा भी नहीं था, और समाज में पैसा लगाने वाले लोग भी नहीं थे। तो बाद में हर्षंकर तिवारी के साथ हो गया, हरदम सूर्यनारायण से वो पैसे मांगने लगे, अक्सर पैसे उनसे मांगने लगे। वो परेशान हो गए, तो उन्होंने सोचा इसका एक तरकीब निकाली कि कुछ छोटे मोटे ठेके दिलवा देते हैं, इसका खर्चा निकलता रहे, ताकि बार बार हमारे ऊपर बोझ न बने। तो जैसे उन दोनों साइकिल स्टैंड बहुत हुआ करते थे, जैसे आजकल कार पार्किंग होती है, स्कूटर पार्किंग होती है, तो दोनों साइकिल स्टैंड होते थे, तो साइकिल स्टैंड का ठेका दिलवा दिया। सड़क के किनारे मिट्टी भरने का ठेका दिला दिया। ऐसे छोटे छोटे नगर निगम के ठेके दिलवाए उन्होंने, ताकि उनका काम चलता रहे। अब हर्षंकर तिवारी ठेकेदारी में उनका मन लग गया, पैसे आने लगे, फिर धीरे धीरे बिल्डअप हो, कह रहा हूँ बिरेंद्र शाही और मरमर त्रिपाठी जैसे लोगों को उन्होंने अपना लेफ्टिनेंट बनाया। बाद में एक विधायक हुए, निर्दलीय विधायक थे, रविंद्र सिंह, गोरखपुर में। ठेके पट्टों में होता क्या था, हर्षंकर तिवारी के लोग ठेका लेते थे। अच्छा, हर्षंकर तिवारी खुद अपने नाम से कुछ नहीं लेते थे ठेका होगा, दूसरा अपने चेलों के नाम से लेते देते थे, और सारा मतलब एक तरह से इसी जो उनको माफिया कहा गया, खुद कुछ नहीं करते थे, करवाते थे। मैनेजर बहुत अच्छे थे बाहुबलियों के। तो रविंद्र सिंह ने उसका विरोध करना शुरू किया कि काम होता नहीं था, पैसे पेमेंट हो जाता था। जैसे सड़क के किनारे मिट्टी डालने का जो काम था, गड्ढा भरने का, तो काम हुआ नहीं, या सड़क की पैकिंग हुई नहीं और पेमेंट हो जाता था, तो उसका विरोध करना शुरू किया उन्होंने कि भाई काम बिना हुए कैसे भुगतान हो सकता है। तो पहले तो उन्होंने रविंद्र सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र सिंह समझे नहीं हर्षंकर तिवारी की बात, और वो लगातार पहले तो छात्र संघ के नेता थे। अच्छा, रविंद्र सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी छात्र संघ के अध्यक्ष थे, बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के भी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। तो छात्र राजनीति की वजह से उनके पास छात्रों का एक समूह था, और अच्छी खासी शिष्यों की संख्या थी उनकी। तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया, कई बार चुनाव लड़े और हारते रहे, लेकिन एक बार चुनाव जीत गए, फिर उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब विधानसभा में जब सवाल उठता था तो मुश्किल होती थी। अच्छा, हर्षंकर तिवारी भी इसके पहले जब सूर्यनारायण त्रिपाठी से उनके संपर्क हुए, तो जब जाहिर है बाहुबली का काम करने लगे, तो तमाम केसेज भी होने लगे। उधर कमलापति त्रिपाठी का वर्चस्व था, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी थे वो। सूर्यनारायण त्रिपाठी चूंकि नौकरशाह थे, तो कमलापति त्रिपाठी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने कमलापति त्रिपाठी से भी हर्षंकर तिवारी को मिलवा दिया, और कमलापति त्रिपाठी को दोनों उनका इस्तेमाल करने लगे बाहुबली। अच्छा, उन दोनों राजनीति में था कि बिना बाहुबली के किसी राजनीति का काम चलता नहीं था। अब आजकल ईवीएम हो गया, ईवीएम पे बहुत सारे, ज्यादातर आप देखेंगे प्रतिपक्ष और बाहुबली लोग ही ईवीएम पे ऐतराज उठाते हैं, क्योंकि बैलेट बॉक्स में बहुत गुंजाइश होती थी कि आप बैलेट बॉक्स बदल लें, फर्जी बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोटिंग करा लें, ये सब बहुत धुआंधार तरीके से होता था। तो सभी राजनीतिज्ञों की जरूरत होती थी बाहुबलियों, क्योंकि उस काम में वही करते थे, वही काम करते थे, और वही जो है लोग गुंडों को काबिज करते थे, और पब्लिक भाग जाती थी उनसे डर के, और वो बूथ कैप्चरिंग कर देते थे। एक बार तो यहाँ तक हुआ कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लखनऊ में एक अन्ना था, गुंडा था, और उसने बैलेट बॉक्स लूट लिया, पुलिस ने दौड़ा लिया, और अन्ना मुलायम सिंह का बहुत करीबी था, बैलेट बॉक्स लेके सीधे मुख्यमंत्री निवास में घुस गया, और वहां जाके बचाओ।
इस तरह इसीलिए लोग बार बार ये लालू यादव जैसे लोग या तमाम ऐसे लोग बैलेट बॉक्स की बात करते हैं, इसीलिए कहते हैं बैलेट चाहिए, ईवीएम नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें गुंडई की गुंजाइश। लालू यादव समय जंगल राज बहुत था बिहार में, तो बैलेट बॉक्स चुनाव पूरा बूथ ही जो कहते थे बूथ लूट लेना, बूथ लूट लेते थे। बालेश्वर एक बहुत बड़े बिरहा गायक हुए हैं, वो एक गाना गाते थे कि मोर पिया एमपी एमएलए से बढ़का, अरे वोट में बदल देला वोटर का बक्सा, इस तरह से गाना गाते थे। कहते थे दिल्ली लखनऊ में वही का टंका, मोर पिया एमपी एमएलए से बढ़का। सोचिए गाना क्या कहता है, एमपी एमएलए से बढ़का है मोर पिया, और क्या हो पिया, गुंडा है। और वो उसमें जोड़ते थे कि वोट में बदल देला वोटर का बक्सा। अच्छा, वोटर का बक्सा बदल देगा तो किसके लिए बदलेगा, और जिसके लिए बदलेगा उससे जाहिर उसका दोहन करेगा। तो ये स्थितियां थी 70-80 के दशक में। बाद के समय में ठेका पट्टा जब आया तो ठेके पट्टे के झगड़े बहुत बढ़ गए, और फिर जब रविंद्र सिंह की हत्या हो गई उन्हीं दिनों, सुबह सुबह विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने आ रहे थे, एक ट्रेन चलती थी उन दिनों गोरखपुर से लखनऊ के लिए, शान अवध, सुबह 6 बजे चलती थी। तो रविंद्र सिंह वो ट्रेन पकड़ने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, सुबह सुबह 6 बजे उनकी हत्या हो गई। उसके पहले रविंद्र सिंह के एक और साथी थे बलवंत सिंह, उनकी सरे बाजार गोलघर में हत्या हो गई थी। गोलघर जैसे लखनऊ का हजरतगंज, दिल्ली का कनॉट प्लेस है, वैसे गोरखपुर का गोलघर बाजार है। गोलघर बाजार में सरेआम बलवंत सिंह पर शाम को हत्या हो गई, और लोग बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन इतनी गोलियां लगी थी वो बच उठ नहीं पाए। बलवंत सिंह की हत्या के बाद वीरेंद्र शाही जो थे, जो हरशंकर तिवारी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, वो धीरे से किनारे हुए, और उन्होंने कहा कि हरशंकर तिवारी को गुरुजी भी कहते थे, तो उनका गुरुजी आप ठीक नहीं करें, ठाकुरों को मारना। तो समझा भी यार ठाकुर वाकुर का झगड़ा नहीं है, ठाकुर ब्राह्मण का झगड़ा नहीं, हम लोग का ठेके पट्टे का झगड़ा है, शांत रहो। ये बहुत बदमाशी कर रहा था, रविंद्र सिंह को सही करना था। और बाद में फिर जब वीरेंद्र शाही भी आ गए और रविंद्र सिंह के साथ खड़े हो गए, तो रविंद्र सिंह की ही हत्या करा दी, और फिर मामला बहुत आगे बढ़ा। फिर वो FIR हुई नहीं, हरशंकर तिवारी पकड़े तक नहीं गए। अच्छा, हरशंकर तिवारी की खासियत थी, उनके खिलाफ मुकदमे बहुत दर्ज हुए। अब तो उनका निधन हो गया, लेकिन एक भी केस में उनको सजा नहीं, सजा अरे फैसले तक बात नहीं, गवाह भाग जाते थे। जो गवाह, एक तो जल्दी कोई गवाह नहीं तय होता था, और दूसरे अगर गवाह तय भी होता था तो वो भाग जाता था बाद में कचहरी छोड़ छाड़ के। तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी गवाह जब। तो फिर वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी के बीच आमने सामने ठेकेदारी का झगड़ा शुरू हो गया, फिर होने लगा ब्राह्मण ठाकुरवाद। अभी यह सब चल ही रहा था कि अचानक, अच्छा उन दिनों गोरखपुर के लिए कहा जाता था कि BBC ने कहा था कि अमेरिका का शिकागो है गोरखपुर, और अमेरिका का शिकागो अपराधियों का शहर माना जाता था। और गोरखपुर में कब कहा, एक बार जगह थी डवर पार्क, वहाँ एक साथ 7 लोगों की बाजार में हत्या हो गई। लगातार हत्याएं होती रही, कभी 7 लोग मार दे रहे हैं, कभी 20 लोग मार दे रहे हैं। अरे कहाँ कैसे कौन मार दिया जाए कुछ पता नहीं रहता था, बड़े बड़े लोग मारे गए उसमें। फिर उसी में ओम प्रकाश पासी, जो पासवान बाद में अपने को डिप्टी ओम प्रकाश पासी कहता था उसको, वो आ गया। एक अंबिका सिंह आ गया, फिर धीरे धीरे पता नहीं कौन कौन आ गया। अचानक किसी बीच आतंकवाद ने पसारा पाँव, जब आतंक ने पाँव पसारा तो फिर मुख्तार अंसारी आ गए, फिर अतीक अहमद आ गए, और इनका आतंक हरशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही जैसे लोगों का वह आतंक नहीं था जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का था। लोग डरने लगे कि बम से। अच्छा, हरशंकर तिवारी वीरेंद्र शाही के साथ ये था कि गोली मार देंगे, कहीं किसी को ठेकेदारी की झगड़े में मारा, ये सब तो कहीं भी किसी को डरा के किसी की जमीन कब्जा कर लेते थे, कुछ भी कर लेते। और वो आतंक का एक जो खिलौना मिल गया था उनको। एक उसी बीच बनारस से एक ब्रजेश सिंह, उसी अच्छा ब्रजेश सिंह बहुत साइलेंट, ब्रजेश सिंह अभी जीवित है। मैं गुरुजी बस एक बात आपसे, मैं आपसे जरा बस एक बात क्लियर करना चाहूंगा। आपने कहा कि हरिशंकर तिवारी हो चाहे रविंद्र सिंह हो, ये आम आदमी को परेशान नहीं करते थे, किसी की जबरन जाके जमीन नहीं कब्जा करते थे, लेकिन अतीक और मुख्तार ने ये काम भी किए। ये फर्क था अतीक मुख्तार और हरिशंकर तिवारी और रविंद्र सिंह में। रविंद्र सिंह माफिया नहीं थे जी, रविंद्र सिंह विशुद्ध रूप से राजनेता थे, अच्छा, विधायक थे,
माफिया नहीं थे रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह छात्र नेता थे, बाद में विधायक हुए थे। माफिया वीरेंद्र साई था, अच्छा, वीरेंद्र माफिया साई बलवंत सिंह था। जी। रविंद्र सिंह तो साफ सफाक आदमी थे। और बाद में उनकी पत्नी से उनके संबंध ठीक नहीं थे। बाद में उनकी पत्नी गौरी देवी भी बार बार विधायक हुई उनके नाम पर। रविंद्र सिंह एक माफिया नहीं थे और कोई ठेके पट्टे का काम नहीं करते थे। असल में माफियागिरी का जो उत्तर प्रदेश में या कहीं भी जो उद्भव या विकास या जो भी कहे आप, सिर्फ ठेकेदारी से, सिर्फ ठेकेदारी। जिस दिन टेंडर खुलता था लखनऊ में, गोलियां चल जाती थी, लोग लाशें गिर जाती थी, या कहीं भी ठेकेदारी ने ही असल में सबसे ज्यादा गुंडई को अंजाम दिया। और आज भी अभी हो गया, रियल एस्टेट आ गया है, सबसे ज्यादा पैसा जहां पैसा होगा वहां गुंडई होगी, आप मान लीजिए। अब देखिए जैसे अंबानी है, अडानी है, पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है। आप यकीन करेंगे ये लोग भी गुंडे पालते हैं, लोकल गुंडे इनके पास भी होते हैं। देख अच्छा क्या होता है, आप याद करिए उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की थी। पूरे देश को, जो 4 लेन सड़कें ना, पूरे देश को जोड़ने की योजना शुरू की थी उन्होंने। तो बिहार से जब काम शुरू हुआ तो बिहार में एक इंजीनियर मार दिया गया, और इसलिए मार दिया गया कि वहां के लोकल लोगों को ठेका नहीं दे रहा था, इसलिए मार दिया गया। अब तो ठेका सब टेंडर वेंडर जितना है सब ई टेंडरिंग हो गई है, सब धीरे से कब किसको मिल गया क्या पता। और वो जो टेंडर खुलने वाली समस्या थी, ई टेंडर ने सब उस तरह की गुंडई को समाप्त कर दिया। अब दूसरे तरह की गुंडई, एक तरह से समझिए कि टेक्निकली गुंडई होने लगी है। जो एक टेक्निक आ गई ना हमारे यहाँ इंटरनेट वाली है, दुनिया भर की, वो उससे बहुत सारी चीजें होने लगी। एक फिल्म आई थी त्रिशूल, मुझे भूलता नहीं है, 1970 के दशक की ही बात, हमारे ख्याल 70-80 के बीच की बात है। उसमें मल्टी स्टारर फिल्म थी, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर उसमें हीरो थे, हेमा मालिनी और राखी जैसी हीरोइनें थी। उसमें भी टेंडर का झगड़ा शुरू होता है, और एक जमीन है जिसको लेकर, अच्छा उसमें जो फिल्मी कहानी है तो उसमें अवैध संबंध हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन संजीव कुमार का नाजायज औलाद है, और उनसे बदला लेने के चक्कर पड़ता है। टेंडर सिर्फ 1 रुपये से कम, अधिक मतलब कम डाल देता है। संजीव कुमार भी बड़ा रियल एस्टेट का आदमी, अमिताभ बच्चन भी रियल एस्टेट में आ जाता है। और एक ठेका है बहुत बड़ा, और उसको सिर्फ वो चूंकि उनके कर्मचारियों को मिला लेता है, और उससे कह के सिर्फ 1 रुपये कम पे टेंडर डालता है, उसको टेंडर मिल जाता है, ठेका मिल जाता है, बड़ा ठेका है। दुनिया भर कहानी है। तो उस तरह की फिल्मों में भी सब चीजें आई। वो फिल्म भी सलीम जावेद ने। तो अब तो जैसे नितिन गडकरी है, वो कहते हैं 1 पैसे की कोई मुझे चाय नहीं पिला सकता, सड़कें बना रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी दूसरे ढंग से लूट रहे हैं। आप देखिए ना कि आप जब गाड़ी खरीदते हैं रोड टैक्स जमा करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं तो रोड टैक्स उसमें भी जमा होता है। अब टोल टैक्स भी आ गया है। अब टोल टैक्स के लिए कल एक खबर आई कि 3,000 रुपये निजी वाहनों के लिए आ गया कि 3,000 रुपये सालाना दीजिए और चलाइए। अब जिसको न चलना हो वो भी 3,000 रुपये देगा। अच्छा, एक बार चलता है, 10 बार चलता है, नहीं चलता है 3,000। अच्छा, कोई एक बार जैसे मान लिए लखनऊ से या दिल्ली से आता है लखनऊ, या कोई कहीं भी बम्बई से मान लिया आता जाता है, एक बार 2 बार जाएगा, निजी आदमी को टैक्सी तो चला नहीं रहेगा, रोज रोज जाएगा 3,000। अब 3,000 के लालच में एक साथ कितना पैसा आ जाएगा आप सोचिए। करोड़ों रुपए आ जाएंगे, झटके में आ जाएंगे। और सड़कों की हालत क्या है, 4 लेन सड़कों की, आप जाइए उछलती हुई सड़कें चलती हैं, उछलती हुई नई बनी सड़कें उछल रही हैं, ये स्थिति है। अब वो कहते थे कि साहब मैं ईमानदार हूँ, वही पैसे का ये नहीं करता हूँ, नहीं करता। ये बदमाशी तो हो गई, खूब कस के हो रही सड़क बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। देखिए ना, बिल्डिंगें बनती हुई बिल्डिंगें गिर जा रही है, 2 साल में गिर जा रही है, बालकनी के छज्जे गिर जा रहा है, गमले टूट जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हो रही, सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं रह गया। तो एक नए किस्म की ठेकेदारी शुरू हुई अब रियल एस्टेट में, और वो दिवालिया हो जाते हैं। देखिए सुपरटेक जैसी एजेंसियां खटाक से इतनी सारी उनकी रियल एस्टेट में इनके काम, इतने अपार्टमेंट्स हैं दिल्ली से लेके यहाँ तक वहाँ तक, और खटाक से दिवालिया। और वही अब जैसे ये सड़कें जो बनाने का काम करता था जेपी गौड़, और उसने देखिए ना नोएडा में गौर सिटी बना ली और दिवालिया भी हो चुका है। उसने अपने लड़के के नाम से गौर सिटी बनवा दिया और खुद दिवालिया हो गया जेपी ग्रुप। तो इस तरह की बदमाशियां दूसरे तरह की बदमाशियां, और उसमें फिर सरकार कहीं काबू करती है, कहीं नहीं करती है। लेकिन जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग आए, उसके पहले कह रहा हूँ ब्रजेश सिंह एक साइलेंट ऑपरेटर आया बनारस में,
और बाद में जब दिक्कतें शुरू हुई तो बेंगलोर भाग गया। एक समय था कि AK-47 जैसे हथियार अब तो हर गुंडों के पास, हर गुंडे के पास है। पहले एक समय था कि बिना ब्रजेश सिंह की मर्जी के कोई AK-47 पा नहीं सकता था, और वो वाया नेपाल आती थी। और AK-47 एक बड़ा हथियार माना जाता, तो जमाना था श्री प्रकाश शुक्ल का। श्री प्रकाश शुक्ल भी गोरखपुर का था और बहुत बड़ा गुंडा था एक समय। वो फिल्मों से प्रेरित था, और जाहिर है सलीम जावेद की लिखित फिल्मों से। वो खुद कहता था हमारे गांव के पास का रहने वाला था, और उनको भैया कभी कहता था, कभी बाबा कहता था, फोन करता। मैंने बहुत खबरें उसके खिलाफ लिखी, और लेकिन वो नाराज नहीं होता था। फोन कर, लैंडलाइन का जमाना था, अचानक सुबह सुबह फोन करता था, भैया आज तो बड़ा लीजिए लो, इस तरह से बात करता था। कभी मिला नहीं मैं उससे, कहीं भी कुछ नहीं, लेकिन वो सिर्फ चाहता था खबरों में बना रहे, उसका नाम बना रहे। और जैसे होता ना दिया जैसे भभकता है, उसी तरह बहुत तेज जला, भभक के खत्म हो गया। वीरेंद्र शाही की हत्या उसी ने की थी, और हरशंकर तिवारी ने करवाई थी। हरशंकर तिवारी ने वीरेंद्र शाही पर बहुत अटेम्प्ट लिए, क्योंकि वीरेंद्र शाही हर बार बच निकलते थे। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने उनसे पैसे लिए और मार दिए। फिर अमरमणि त्रिपाठी ने श्री प्रकाश शुक्ला को पैसे दिए हरशंकर तिवारी को मारने के लिए, और उसमें वो कामयाब रहे। हरशंकर तिवारी को पता चल गया कि अमरमणि त्रिपाठी ने श्री प्रकाश शुक्ला को हायर कर लिया मेरे लिए, तो उन्होंने साक्षी महाराज को अब मतलब दूसरे तरह से, मतलब हरशंकर तिवारी बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़े जैसे डिप्लोमेट है, पूरी दुनिया में अपना नाम छाए हुए, अपना नाम रोशन किए हुए। हरशंकर तिवारी माफिया जगत में बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। वो कहते थे मैंने एक मच्छर नहीं मारा आज तक, और लोग मुझे माफिया कहते हैं, मुझे लोग गुंडा कहते हैं। तो डिप्लोमेट वो मारते नहीं थे, सच कहते थे। कहते थे चींटी नहीं मारी, मच्छर नहीं मारा। और वो गोरखपुर में जो अपने उनका जो घर था, उसमें झोपड़ी, जो मड़ई कहते थे, मड़ई में बैठते थे। सोचिए, साधारण मड़ई, जो गांव में मड़ई होती है ना, घास फूस की, उसमें बैठते थे। पीछे आलिशान घर था उनका, लेकिन बैठते थे मड़ई में, और लोगों से मिलते वही थे। एक बहुत साधारण सी कुर्सी, एक बहुत साधारण सी मेज रखते थे। वीरेंद्र शाही तो कहा करते थे कि गुरु जी का एक कुर्की सेट है, एक मेज, 2 कुर्सी और एक पहाड़ी नौकर, बस। कभी उनकी कुर्की जाती थी, उनके नाम कुछ होता नहीं, तो कुर्की कोई करे तो कहाँ से करे। अच्छा, वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी में खासियत और सी, दोनों सिनेमाबाज बहुत थे। एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश, डाकुओं की सबसे थी, और गोरखपुर की विजय टाकी जो पिक्चर लगी थी। वीरेंद्र शाही अपनी जान की परवाह किए बिना रोज विजय टाकी में पिक्चर आके देखता था, और जब मैं उसको समय मिलता था आके देखता था, ये सोचता था मुझे मार दिया जाएगा। यही काम हरशंकर तिवारी छुप छुपा के आते थे, वीरेंद्र शाही अपना दल बल लेके जाते। वो आजकल एक शेट्टी, अजय शेट्टी, कौन शेट्टी करके डायरेक्टर ना, फिल्म डायरेक्टर, रोहित शेट्टी गुरुजी, वही शेट्टी। उसका बाप भी था एक शेट्टी, उसका नाम भूल रहा हूँ। वो खलनायक बनता था, हमेशा गंजा रहता था। मैं तो घर में परिवार में कमी होगी तो गंजा हूँ, लेकिन वो हमेशा गंजा ही रहता था। तो वो कहते थे कि सच्ची थोड़े बनना, बार बार कहते थे। हमने कहा पिक्चर देखते क्या, हाँ कभी कभी देख लेते। तो पिक्चर बात दोनों बहुत थे, और दोनों ही जान हथेली, दोनों की मतलब जान पे हमेशा खतरा बना रहता था। तो वही कहना, हरशंकर तिवारी मर गए। एक हरशंकर तिवारी 3 या 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और तमाम दुनिया भर का किया, लेकिन एक भी आरोप उन पर साबित नहीं हुए, एक भी सजा नहीं हुई, और तिरंगे में लिपट के बन। तो ये आसान नहीं होता। उनके साथ के तमाम सारे माफिया मारे गए, खत्म हो गए। डीपी यादव जैसे लोग बर्बाद हो गए। एक समय था कि सोचिए, हरशंकर तिवारी शाकाहारी थे, ब्राह्मण थे, उनके पिता पुरोहित थे, सब कुछ था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में शराब के सबसे बड़े व्यापारी हरशंकर तिवारी थे। 2 ही लोगों के पास उत्तर प्रदेश में ठेका होता था, एक डीपी यादव वेस्टर्न यूपी संभालते थे, ईस्टर्न यूपी हरशंकर तिवारी संभालते थे। और दोनों में एक अलिखित समझौता था कि आप इधर नहीं आएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। जैसे प्रयाग में है ना कि गंगा जमुना मिलती है ना, गंगा जमुना को ओवरटेक करती है ना जमुना गंगा को, इसी तरह इन दोनों का समझौता था। लेकिन डीपी यादव बाद में अपने पारिवारिक झगड़ों में परेशान हो गया, अपने लड़कों से परेशान हो गया, और उसमें जेल गया, बार बार जेल गया, और कई मामलों में सजा हुई उसको। तो लेकिन हरशंकर तिवारी कह रहा हूँ, एक भी सजा नहीं हुई। वीरेंद्र शाही को सजाएं हुई थी, जमानत दी थी। हरशंकर तिवारी तो कभी जमानत लेने भी नहीं जाते थे कचहरी, अपने वकीलों की फौज रखते थे।
आईपीएस अफसरों में, आईएएस अफसरों में की बड़ी भारी फौज थी हरिशंकर तिवारी के, सबको मिला जुला के रखते थे। उनकी बेटी की शादी हुई थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी गांव से की थी, और कम से कम 5-6 किलोमीटर गाड़ियों की कतार लगी हुई थी, सोचिए आप। और उनमें आईएएस अफसर थे, पॉलिटिशियंस थे, आईपीएस थे, तमाम सारे लोग। और बिना किसी, वह तो बाद में 86 में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने हरिशंकर तिवारी के ठेकों को रद्द कैंसिल करना शुरू किया। पहले वो सिंचाई मंत्री थे वीर बहादुर सिंह, तो उसमें पीडब्ल्यू भी थे, देखा था लोगों को, तो वहाँ उन्होंने उनके ठेके उनके बंद किए। बाद में जब वो मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने सारे ठेके पट्टे के, जंगल सिंचाई, पीडब्ल्यू खत्म किए। लेकिन रेलवे का ठेका उनके पास, हरिशंकर तिवारी के पास रेलवे का ठेका बहुत होता था। उसमें बिजन साहिब वगैरह हाथ नहीं लगा पाए। रेलवे में स्ट्रैप का ठेका होता है, जो रेलवे में कबाड़ होता है ना। और हालत ये होती थी कि रेल बजट में हर साल लोकसभा में आता था कि इतने रेल के डब्बे गायब हो गए। अब सोचिए रेल के डब्बे कैसे गायब हो जाएंगे, कैसे उठ जाएगा, वहीं तो स्क्रैप हो जाता था, वहीं गला देते थे लोग, गायब हो जाता था, खरीद लेते थे हरिशंकर तिवारी। रेल के डब्बे चोरी तो नहीं हो सकते ना, हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। रेल के डब्बे, हवाई जहाज कैसे चोरी हो जाएंगे, सड़क कैसे चोरी। लेकिन बार बार बजट में बताया जाता था रेल के कितने डब्बे गायब हो गए, रेलवे कितने डब्बे गायब हो गए, रेल की पटरियां गायब हो गई, क्या कर देंगे आप। तो लेकिन बाद में हरिशंकर तिवारी को लगा कि नहीं, सम्मानजनक जीवन जीना चाहिए, ठेके पट्टे करते रहे, सम्मानजनक पॉलिटिकली। अच्छा, 1974 में भी एक बार कोशिश की थी हरिशंकर तिवारी ने चुनाव लड़ने की, एमएलसी का चुनाव लड़े, तो 11 वोट से हार गए थे। बस्ती के एक शिवहर्ष उपाध्याय थे, उन्होंने उनको 11 वोट से हरा दिया। हरिशंकर तिवारी हाईकोर्ट भी गए, टर्म खत्म हो गया शिवहर्ष उपाध्याय का, और हाईकोर्ट में मुकदमा खत्म हो गया। इतना भय था हरिशंकर तिवारी, कोई मुकदमा जल्दी सुनता नहीं था। ये स्थिति अतीक अहमद के साथ भी बाद में इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, कि सारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सारे जजों ने हाथ खड़े कर दिए कि अतीक अहमद के खिलाफ वो केस नहीं सुनेंगे। ये स्थिति थी। लेकिन बाद में वीरेंद्र शाही भी राजनीति में आ गए, वो लक्ष्मीपुर, वहाँ तो महाराज में चले गए, तब गोरखपुर में था, वहाँ से विधायक हुए, लगातार निर्दलीय विधायक बनते रहे। फिर हरिशंकर तिवारी ने भी लगातार चुनाव लड़े और हारते रहे। बाद में चिल्लू पार से वो चुनाव जीते। भृगुनाथ चतुर्वेदी थे, उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया। भृगुनाथ चतुर्वेदी के साथ ये था कि वो वीर बहादुर सिंह के भी गुरु थे, हरिशंकर तिवारी के भी गुरु थे, ईमानदार आदमी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। बाद में वीर बहादुर सिंह ने जब ज्यादा एनएसए भी लगा दिया था तिवारी के खिलाफ, वो जेल चले गए थे, एनएसए में गए थे, और उन्होंने चुनाव का बहाना लेके एनएसए लगाया था, जेल भेज दिया था, कोई सजा नहीं थी, एनएसए एक्ट के तहत गए थे। तो भृगुनाथ चतुर्वेदी को लगा कि अच्छा, उसी बीच वो चुनाव भी लड़े 1984 का महाराजगंज से, और जमानत जब्त हो गए। वीरेंद्र शाही भी लड़े थे वहां से, हरिशंकर तिवारी भी लड़े थे, दोनों की जमानत जब्त हो गई, क्योंकि उन दोनों इंदिरा हत्या की जो सहानुभूति थी वो राजीव गांधी निकल गई, और उसमें सब के सब हार गए। वहाँ एक अननोन आदमी कांग्रेस का जीत गया, जितेंद्र सिंह। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या नाम, विधानसभा चुनाव लड़ा, और विधानसभा चुनाव में भृगुनाथ चतुर्वेदी हमेशा से चिल्लू पार के विधायक रहे थे। कांग्रेस उनको फिर टिकट दिया, और बाद में जब नॉमिनेशन वापस लेने का समय आया तो भृगुनाथ चतुर्वेदी हरिशंकर तिवारी के पक्ष में पर्चा वापस ले लिया और उनको चुनाव जितवा दिया निर्दलीय। वीर बहादुर सिंह ने बहुत कोशिश की, दोनों बैलेट पेपर का जमाना था कि इधर उधर कर लिया, बैलेट बॉक्स इधर उधर बदल दिया जाए, सारी कोशिशें उनके नाकाम हो गई। क्योंकि वहाँ बांसगांव में एक एसडीएम थे प्रभास कुमार झा, वो वीर बहादुर सिंह के कई फोन गए उनके पास, प्रभास कुमार झा उनके मुख्यमंत्री के फोन पर नहीं है, मतलब वीर बहादुर सिंह के फोन, तो मुख्यमंत्री उस वक्त नहीं थे, सिंचाई मंत्री थे, उनके फोन पे नहीं, वो समझ गए क्या कहना चाहते हैं वीर बहादुर सिंह। तो लेकिन और फिर वो चुनाव जीत गए। उसके बाद फिर लगातार वो चुनाव जीतते रहे। बाद में मुलायम के साथ भी खड़े हो गए। मुलायम तो बढ़नगंज में एक बार गए तो उन्होंने कहा जितने यादव हाथ उठाओ, हाथ उठवाए, उन्होंने कहा सब हरिशंकर तिवारी को वोट देना, कसम हमारी तुम्हें। तो इस तरह से चुनाव जीतते रहे, और एक बार राजेश तिवारी ने उनको चुनाव को हराया, और फिर राजेश तिवारी बसपा सरकार में मंत्री बने। लेकिन बाद में हरिशंकर तिवारी ने ऐसा भी सोचा कि कोई इस्तीफा देना पड़ा राजेश तिवारी को, बहुत सी बातें। लेकिन बाद में जब अतीक अहमद और कह रहा हूँ एक इस्लामिक आतंकवाद जब हमारे देश में आ गया, और एक साथ कभी स्टेशन पे बम फूट रहा है, कभी कचहरी में बम फूट रहा है, कभी मंदिर में बम फूट रहा है, उसमें फिर ये सारे माफिया दुम दबाकर पीछे हो गए, और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग आगे आ गए। और ब्रजेश, मैंने ब्रजेश सिंह का नाम लिया ना, ब्रजेश सिंह साइलेंट ऑपरेटर थे, और मुख्तार अंसारी की दोस्ती थी एक समय। देखिए किसी जमीन के विवाद में मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह आमने सामने में, फिर मुख्तार अंसारी बड़ा बन गया। लेकिन ब्रजेश सिंह के आगे उसकी बिल्कुल सिटी पिटी गुम हो जाती थी, घुटने टेक देते थे। अतीक अहमद और ये सब ब्रजेश सिंह के आगे कुछ नहीं थे।
बाद में फिर ब्रजेश सिंह ने भी एक राजनीतिक शरण ली और उनका भाई, अपने भाई को, चुलबुल सिंह को, क्या नाम है, MLC भी बनवाया। और राजनीतिक पार्टियां अगर ना हो, राजनीतिक पार्टियों की दो सांस अभी भी है। एक सांस है बाहुबली, दूसरी सांस है मीडिया। गुंडई और मीडिया को नष्ट करने में राजनीति का जितना बड़ा हाथ है, इसीलिए सारे बाहुबली धीरे धीरे करके दाएं बाएं होके किसी न किसी पार्टी में चले गए। सोचिए, लालू यादव जो बिहार में मुख्यमंत्री थे, शाहबुद्दीन नाम का एक गुंडा था, जेल में था। जेल में उधर मोबाइल नहीं था और जेल से जेलर के फोन से, लैंडलाइन से लालू से बात करता था। बात नहीं करता था, आदेश देता था लालू को, ये करिए वो करिए, इस एसपी को बदलिए, उस एसपी को बदलिए, ऐसे होता था कि नहीं नहीं लालू जी ऐसे नहीं चलेगा, और लालू तुरंत मान जाते थे। ये स्थिति थी। तमाम सारे, एक फिल्म आई अपहरण, देखी होगी आपने, नाना पाटेकर, वो शाहबुद्दीन का करेक्टर है जो जेल से ही सारी सरकार चलाता है। शाहबुद्दीन यही काम करता था। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मुख्तार अंसारी जेल में, सोचिए लखनऊ जैसी जेल में था मुख्तार अंसारी, और लखनऊ जेल में उसने तालाब खुदवाया। तालाब इसलिए खुदवाया कि उसको ताजी मछली खाने को मिले, मछली के लिए तालाब खुदवाया। बड़ा सा तालाब ही नहीं कि छोटा सा गड्ढा खुदवा दो, बड़ा सा तालाब लखनऊ, क्या नाम है, लखनऊ जेल में उसने खुदवाया, मछलियां पाली कि ताजी मछली खाने को मिले लखनऊ जेल में। उसके बाद मोबाइल रहता था, उसके बाद तमाम 10-20 लोग हमेशा उसके बैरक में बैठे रहते थे। सोचिए गाजीपुर में स्थिति ये थी, गाजीपुर जेल में जब वो था मुख्तार अंसारी, तो डीएम एसपी उसके साथ बैडमिंटन खेलने जाते थे तब जेल में। सोचिए, कभी एक दिन डीएम जाता था, एक दिन एसपी जाता था मुख्तार अंसारी के साथ, क्या नाम है, बैडमिंटन खेलने। अतीक अहमद कुत्ता लेकर अपना आता था, मुलायम सिंह यादव उस कुत्ते से हाथ मिलाते थे। सोचिए, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, ये स्थिति आ गई। पहले ये स्थिति नहीं थी। बाद में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने माफिया राज की शक्ल बदल दी। माफिया सम्मानित हो गए, विधायक हो गए। इस माफिया से कैसे छुट्टी लेंगे? चलिए, बात बहुत लंबी है, माफिया शब्द बहुत बड़ा है, और बात करें तो दिन रात खत्म हो जाए। एक क्षेत्र में नहीं, माफिया गुंडों में बहुत कम माफिया है जो बाकी मेडिकल में है, जो एजुकेशन में है, जो रियल एस्टेट में है। बाकी मोहल्ले वाले गुंडों का माफिया कहें तो हंसी आती है। चलिए, क्या कर सकते हैं, लेकिन मान लिया गया कि गुंडा ही माफिया है। पॉलिटिकल माफिया जितना बड़ा उसका कोई नहीं। देखिए ना, लालू हर काम के लिए स्वस्थ है, जेल जाने के लिए वो स्वस्थ है। ये न्यायपालिका का माफिया है। जी, अभी कल ही आम चूस रहे थे। है? अभी कल अरे एक सब फोटो, कर रहे हैं, अभी मुंबई किसी उसमें चले गए हैं, सब परिवार सब तो कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं अपना। सोचिए, जो आदमी 86-87 किलो का केक तलवार से काट रहा हो, बीमार कैसे है? तलवार केक से काट रहे हैं और आप बीमार हैं, क्यों जेल न जाना पड़े। अच्छा, जेल में भी जाके क्या करते हैं आप? तो बंगले में रहते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं जेल में। फार्म हाउस को जेल बना लेते हैं भाई। ये माफिया नहीं है। वो कौन न्यायपालिका है भाई? कौन जज है जो लालू की बीमारी देख लेता है और बाकी बीमारी नहीं देख पाता है? सजा याफ्ता है लालू यादव, उसको जेल, उसकी जगह जेल है, लेकिन हो रहा है। अच्छा, जेल के नाम पर भी वो झारखंड में बनता, वहाँ उसको फर्स्ट क्लास का कई एकड़ का बंगला दे दिया गया था रहने के लिए। कई एकड़ का बंगला उसमें रहता था। तो ये न्यायपालिका की माफिया क्या करेंगे? वकीलों की माफिया क्या करेंगे? जो लालू यादव को पेरोल भी दे देता है, जमानत भी दे देता है, और बंगले में भी रहने देता है कई एकड़ के। इस माफिया क्या कुछ करेंगे? बात बेबात जो जजेस खड़े हो जा रहे हैं, गलत सही पकड़ के अपना अपना एजेंडा लेके, इसका क्या करेंगे आप? कोई सरकार कोई अच्छा काम भी करती है, पुलिस कोई अच्छा, एक तो पुलिस जल्दी अपराधियों को पकड़ती नहीं है, पकड़ के ले जाती है तो न्यायपालिका छोड़ देता है। अब सोचिए ना, ये जो संभल का सांसद है, कौन, शफीकुर रहमान, बिजली चोरी कर रहा था, करोड़ों की बिजली चोरी किया था, और जज ने, हाईकोर्ट के जज ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने 2 लाख रुपए के सिर्फ जुर्माना लगा के बिजली कनेक्शन जुड़वा दिया, करोड़ों की बिजली माफ कर दी। ये क्या है? ये माफियागिरी नहीं है। यशवंत वर्मा जज के यहाँ से करोड़ों रुपए मिले हैं, जाने अरबों से, करोड़ों से, कोई गिनती तो थी नहीं। उसको अभी भी आप जस्टिस बनाए हुए हैं। ये कौन सा माफिया है भाई? इस माफिया में है किसी की नजर? ये गुंडों से बड़े गुंडे हैं, इनको कोई कुछ क्यों नहीं करता?
ठीक है, आज की बातचीत बहुत लंबी हो गई, कभी जजों के माफिया पे बात करिए। जी आपने समय दिया उसके, जी 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 आपने समय दिया गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी ही आपसे किसी और विषय पे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छी बात है।